Hello students, welcome back to our physics class. This is Amar Anis Khan and this is going to be second video lecture from topic laws of motion. Last class में हमने laws of motion से related theoretical discussion किया था और इस क्लास में हम इसके applications discuss करेंगे कि कौन कौन से applications laws of motion से related हैं, काफ़ी डिटेल में हैं, तो हम एक दो लेक्चर में ये सारा जो भी है कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं. सो लॉज ऑफ मोशन हमने लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया था तो यहाँ तीन लॉज होते हैं. फर्स्ट लॉ जो था वो था लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ था लॉ ऑफ चेंज इन मोमेंटम जिसे हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंसीडर किया था, और जो थर्ड लॉ था वो था एक्शन रिएक्शन. क्लियर? सो तीनों हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. तो यहाँ हम उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का हमारा जो टॉपिक है पहले वो है मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि ये लॉस ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है. सो फर्स्ट जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें सीखना है मोमेंटम कंजर्वेशन. मोमेंटम कंजर्वेशन लास्ट क्लास में मैंने चेंज इन मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था कि चेंज इन मोमेंटम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. सो अभी हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन. और जैसा कि मैंने कहा था तीनों लॉज में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ. ठीक है, क्योंकि सेकंड लॉ के यूज से हम फर्स्ट और थर्ड दोनों को डिराइव कर सकते हैं. और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ही हमें वो फॉर्मूला मिला था और F इज इक्वल टू ma, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सो मोमेंटम कंजर्वेशन अगेन वी कैन डिफाइन दिस बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन. और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं, देखो काफ़ी सिंपल है, कॉन्सेंट्रेट रहो. फ्रॉम second law of motion we know that force is defined as, force को कैसे डिफाइन करते हैं हम? F is equals to डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. क्लियर? यहाँ प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन हम डिफाइन करते हैं कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सेकंड लॉ ऑफ मोशन. नाउ यहाँ प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को जब इक्वल में चेंज करते हैं तो हमें कांस्टेंट मिला था k, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1. ओके, सो हम ये लिख सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये ही रिलेट होता है फोर्स से. क्लियर? सो अब देखो, अगर मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन को डिफाइन करना है तो मैं यहाँ ले रहा हूँ इफ F इज इक्वल टू 0. क्लियर? सो ये जो F है दिस इज एक्सटर्नल फोर्स. अगर F 0 हुआ, एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0. क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा T यहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है डेल्टा P इज इक्वल टू 0. डेल्टा P इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि P जो है वो कांस्टेंट है. फिजिक्स में कई बार इस तरह की जो कंडीशंस है, सिचुएशंस है हमारे सामने आएंगी. काफी सिंपल है, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ. डेल्टा है वो चेंज को बताता है. तो डेल्टा P की अगर हम बात करें, डेल्टा P क्या हो गया? चेंज इन P. P क्या है? मोमेंटम. P इज इक्वल टू mv. सो डेल्टा P इज इक्वल टू 0, यानी इट मींस चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0. If there is no change in momentum, then momentum should remain constant with time. So this is momentum conservation. How can we define momentum conservation? Now it is quite simple, but important है कि यहाँ एक condition है. momentum जो है ना उसके लिए if है. जैसे एनर्जी कंजर्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है. ठीक है ना, कोई भी कंडीशन हो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है. क्लियर? छोटी क्लासेस में हम ये पढ़ लेते हैं. लेकिन अगर मोमेंटम कंजर्वेशन को डिफाइन करना है तो यहाँ एक कंडीशन है, एक शर्त है, और वो कंडीशन क्या है? दिख रहा है साथ साथ. इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कंजर्व. यानी कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व नहीं होगा. सिर्फ कब कंजर्व होगा? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो. आई थिंक काफी सिंपली समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास हम एक ऐसा सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जहां कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व. ठीक है, तो ये कंडीशन है. नाउ इसको कुछ एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं. इसके कई एग्जांपल हमें याद रखने हैं. सबसे पहला जो इसका एग्जांपल है मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए हम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये है बुलेट
गन सिस्टम। तो कंपटीशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक बुलेट का मास गिवन होता है जो कि काफी कम होगा, ग्राम में गिवन होगा। एक गन का मास गिवन होता है, केजी में हो सकता है, ठीक है। तो गन और बुलेट दोनों का मास गिवन होगा और फिर हमसे पूछा जाता है कि बुलेट अगर आगे जा रही है तो गन को एक पीछे की तरफ स्पीड मिलती है और वो स्पीड होती है रिकॉइल वेलोसिटी। क्लियर? अगर मान लो ये गन है और ये बुलेट इस तरह से आगे मूव कर रही है तो गन पीछे की तरफ एक झटका फील करती है, पीछे की तरफ मूव करती है। ये जो पीछे की तरफ मूव करती है, दिस वेलोसिटी ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी एंड बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ दैट रिकॉइल वेलोसिटी। ओके, सो हम यहां कैलकुलेट करेंगे इसे इजीली। सो बुलेट गन सिस्टम अगर हम यहां समझे इसे, सो बुलेट गन सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। और बहुत देखना इजीली तुम बुलेट गन सिस्टम से बाकी सारे एग्जांपल्स भी इससे रिलेट कर पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। तो देखो एक एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर होंगी। सपोज यहां पर हमारे पास एक गन है, तो बात नहीं थोड़ी ओल्ड फैशन चलेगी, ठीक है ना, बढ़िया ड्राइंग बढ़िया है, ठीक है। तो एक गन हमने यहाँ ड्रॉ की है और साथ में एक बुलेट भी है, दिख रही है। तो यहाँ से फायरिंग के बाद हमने ये ट्रिगर यहाँ दबाया और जो बुलेट है ये फुल स्पीड से कहाँ मूव करेगी, आगे की तरफ, ठीक है ना, यहाँ मूव करेगी। और गन जो है उससे पीछे की तरफ एक स्पीड मिलेगी और इस स्पीड को हम कहेंगे रिकॉइल स्पीड, रिकॉइल वेलोसिटी। मैंने मान लिया कि गन की जो रिकॉइल स्पीड थी वो कितनी थी, vg, ठीक है। v लिखेंगे, छोटा सा साथ में g लिख देंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फिजिक्स में, ठीक है ना। vg अलग से दिखाना है, वेलोसिटी ऑफ गन। What is this velocity? This is recoil velocity. Okay, and now this is velocity of bullet. So this is Vp, velocity of bullet. Mass of gun is m और m के साथ छोटा सा g. Clear? So mg is mass of gun और mass of bullet is m और m के साथ छोटा सा v. Clear? So this is mass of bullet. This is velocity of bullet. This is mass of gun. This is velocity of gun. Now this is example of momentum conservation. So momentum before firing bullet should be equals to momentum after the firing the bullet. Clear? तो देखो इस कंडीशन में हम कहेंगे चूंकि ये मोमेंटम कंजर्वेशन है, यानी इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। काफी सिंपल है। इनिशियल मोमेंटम जब गोली नहीं चली उससे पहले, तो जब गोली नहीं चली तो गन भी रुकी हुई थी और उसके अंदर बुलेट भी रुकी हुई थी, यानी कि इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। फायरिंग के बाद भी नेट मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0। यानी कि जिस टाइम हमने फायर किया बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे की तरफ जाएगी। इस केस में अगर पहले मोमेंटम 0 है तो बाद में भी मोमेंटम 0 ही होना चाहिए। ये कब हो सकता है, देखो मैंने चेंज इन मोमेंटम में बताया था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। देखो अगर हम देखें शुरू में गन और बुलेट, सपोज ये बुलेट है और ये गन है, गन और बुलेट दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों ही रुके हुए हैं, नेट मोमेंटम कितना है, 0। जैसे ही हम फायर करेंगे, जैसे हम ट्रिगर दबाएंगे, ठीक है, ट्रिगर दबाने के केस में ये जो बुलेट है बहुत तेजी से एक मोमेंटम लेके जाएगी आगे और गन पीछे की तरफ एक झटका खाएगी। क्लियर? जितना मोमेंटम बुलेट आगे लेके गई है उतना ही मोमेंटम गन पीछे लेके जाएगी, तो नेट मोमेंटम कितना हो गया, 0। वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जितनी वैल्यू रखता है, दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही वैल्यू रखता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ नेट मोमेंटम अगेन कितना हो गया, 0 हो गया। बिल्कुल इजी है। सो हम देखेंगे यहाँ P इनिशियल, बिफोर फायरिंग द बुलेट मोमेंटम वाज 0, आफ्टर फायरिंग द बुलेट मोमेंटम यहाँ होगा mg, मास ऑफ गन, इनटू vg, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ गन। दिस इज रिकॉइल वेलोसिटी, हमें ये कैलकुलेट करना है। एंड mv इनटू vv, क्लियर, mv, दिस इज मोमेंटम ऑफ गन, दिस इज मोमेंटम ऑफ बुलेट। क्लियर? सो मोमेंटम ऑफ गन को इधर लेके आ जाते हैं, इस टर्म को इधर लाऊंगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस mg इनटू vg is equals to mb into vb। क्लियर? यहां से अगर मुझे vg कैलकुलेट करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैलकुलेट करना है, तो कितना होगा, mb vb अपॉन mg और एक माइनस यहां आ जाएगा। क्लियर? सो इस फॉर्मूले से हम गन की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि गन पीछे की तरफ कितने स्पीड से जाएगी, और इस स्पीड को हम कहते हैं दिस इज रिकॉइल velocity of gun। Clear? So this is recoil velocity of gun। सिंपल एग्जांपल था,
दिस इज बुलेट गन सिस्टम। क्लियर? बिफोर फायरिंग मोमेंटम अगर जीरो है तो आफ्टर फायरिंग का बुलेट मोमेंटम फिर से जीरो होना चाहिए। हमने फॉर्मूला डेराइव किया। फॉर्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड जिसके थ्रू मैंने फॉर्मूला डेराइव किया है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में मास गिवन होगा, ठीक है, और न्यूमेरिकल में वेलोसिटी गिवन होगी, 3 वैल्यू गिवन होगी, चौथी वैल्यू पूछ रहा होगा, तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि सर ये याद रखना, नहीं याद नहीं रखना, मेथड समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जीरो करो, दोनों उस साइड दोनों लास्ट मोमेंटम लिखो और आसानी से आंसर आएगा। यहाँ माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी स्पीड, यानी जे जो वीजी है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है, दिस इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। माइनस साइन जो है ना बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसी केस को थोड़े एडवांस तरीके से हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखो थोड़ा और बेटर अगर इसको अप्लाई करना है हमें तो एक और तरीका होता है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, सोचो ये जीरो है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये स्टेप क्या बोलती है, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ गन। गन का चेंज इन मोमेंटम बुलेट के चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो हमें ये देखना है क्योंकि शुरू में तो दोनों का जीरो था, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ये भी एक मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करने का तरीका हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन सा एग्जांपल होता है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का पहला एग्जांपल हमने देखा, दिस इज बुलेट गन सिस्टम। जो सेकंड एग्जांपल है मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड वो है एक्सप्लोजन, क्लियर, बॉम्ब एक्सप्लोजन। इस पर भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन इसका एक सेकंड एग्जांपल हो जाएगा। और बॉम्ब एक्सप्लोजन को भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉम्ब है वो रखा हुआ है और सपोज वो एक्सप्लोड होता है और क्वेश्चन में गिवन है कि उसके 2 टुकड़े होते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना, 2 टुकड़े होते हैं। अगर 2 टुकड़े, क्योंकि शुरू में रखा हुआ था तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो, अगर 2 टुकड़े होते तो टोटल मास तो सेम ही रहेगा। अगर एक जो मास है वो x पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर एक मास पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो सेकंड मास है वो अपने आप नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा। एक पॉजिटिव में मूव कर रहा है तो दूसरा नेगेटिव में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। अगर एक बॉम्ब के 2 टुकड़े हुए हैं तो मोशन कभी भी प्लेन में नहीं हो सकता, मोशन हमेशा लीनियर ही होगा। और अगर वो दोनों टुकड़े सेम हैं, उनका मास सेम है, जो दोनों पार्ट हुए हैं, दोनों फ्रैक्शन हुए हैं उस बॉम्ब के, अगर उनका मास सेम है तो उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसकी स्पीड भी सेम होगी, बिकॉज मोमेंटम हैज टू बी जीरो इन दिस कॉन्सेप्ट, क्लियर। क्योंकि इनिशियल जीरो था तो फाइनल भी जीरो होगा। लेकिन अगर 3 टुकड़े हुए और उस केस में अगर 2 टुकड़े 90 डिग्री 60 डिग्री या किसी और एंगल पर गए तो फिर वो प्लेन में मूव करेंगे, और इस केस में भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, लेकिन हमें थोड़ा वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखने होंगे, क्लियर। सो ये सारा है बॉम्ब एक्सप्लोजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और इसका तीसरा एग्जांपल जो है वो है कॉलिजन, क्लियर। पहला तो है बुलेट गन सिस्टम, दूसरा बॉम्ब एक्सप्लोजन, और थर्ड है कॉलिजन। और कॉलिजन हम अलग से एक डिटेल्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉलिजन काफी इंपॉर्टेंट और काफी डिटेल्ड चैप्टर है। तो याद रखना है हमें कि मोमेंटम कंजर्वेशन की ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जहां क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो कि लॉज ऑफ मोशन पे ही इसकी स्टडी बेस्ड है, एंड द फिजिकल क्वांटिटी इज इंपल्स। तो अब हम इंपल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। सो इंपल्स, क्लियर। सो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है इंपल्स। इसको हम जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंपल्स जो है ये क्या होता है, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स वाज अप्लाइड, यानी फोर्स और जिस टाइम इंटरवल में वो फोर्स लगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम डिस्कस करें तो इंपल्स क्या होगा, J इज इक्वल टू F इनटू डेल्टा टी, क्लियर। सो द डेफिनेशन ध्यान से सुनो, डेफिनेशन ध्यान भी रखनी है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स वॉज अप्लाइड, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक काफी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। जनरली ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स के इंपैक्ट को डिफाइन करने के लिए जो है एक्सप्लेन होती है। जैसे अगर हम जनरल इसको समझें तो अगर हम देखें फोर्स, ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स, जैसे टक्कर होता है कॉलिजन, एक साथ बॉल आई और बेड पर टकरा के वापस चली गई, ठीक है ना, यहाँ काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगा लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो ये जो इंपैक्ट है इसको स्टडी करने के लिए हम इंपल्स को डिफाइन करते हैं। तो फोर्स इनटू टाइम है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, इंपल्स जो है इसकी यूनिट क्या होगी,
चलो देखते हैं। फोर्स की यूनिट हम सब जानते हैं न्यूटन, तो हम लिख सकते हैं इम्पल्स जो है इसकी यूनिट होनी चाहिए न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या होनी चाहिए? न्यूटन इंटू सेकेंड। और अगर न्यूटन इंटू सेकेंड है तो न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। एक सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हुआ, फाइनल यूनिट हमें मिली है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। और ये जो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड है, दिस इज द यूनिट ऑफ इंपल्स। और ये तो कहीं देखी देखी लग रही है, बताओ कहां देखी है? एक और फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं जिसकी यही यूनिट होती है। बिल्कुल, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? मोमेंटम। मोमेंटम की भी तो सेम यूनिट थी, P इज इक्वल टू mv, मास किलोग्राम और v मीटर पर सेकंड। सो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम। सो इंपल्स की यूनिट वही होती है जो मोमेंटम के लिए यूनिट होती है। क्लियर? सो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी which represents impulse, which represents relation ऑफ फोर्स एंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो F इंटू डेल्टा टी, और ये F इंटू डेल्टा टी क्या होगा? इम्पल्स होगा जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन, हमने यहाँ देखा कि इम्पल्स का कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशन है मोमेंटम के साथ, तो अब हम इन दोनों के रिलेशन को अलग से स्टडी करेंगे और इस टॉपिक को हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, ये भी आना चाहिए हमें। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्लियर? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखो, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ऐसी का चर्चा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो F इंटू डेल्टा F इज इक्वल टू, चलो डायरेक्टली लिखते हैं, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अप्लाइड फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कई बार हो गया, आपको सर याद ही हो गया, ठीक है ना, कई बार याद हो गया। तो देखो F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा T को यहां मल्टीप्लाई करो, F इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P। F इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P। ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, F इंटू डेल्टा T ये लिखा हुआ, F इंटू डेल्टा T क्या होता है? J, और J क्या है? इम्पल्स। सो J is equals to delta P. This is impulse momentum theorem. Clear? So this is impulse momentum theorem, and what is the definition of impulse momentum theorem? The definition of impulse momentum theorem is impulse is equals to change in momentum. Impulse is defined by change in momentum. तो impulse का जो क्वेश्चन बनेगा या फोर्स से रिलेटेड जो यहाँ क्वेश्चन बनेगा, उस क्वेश्चन में या तो तुम्हें फोर्स और टाइम इंटरवल गिवन होगा, पर ऐसा कम होता है। जनरली क्वेश्चन वो इंपल्स पूछता है और गिवन होता है सिर्फ मास और वेलोसिटी। मास गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगी, और मास और वेलोसिटीज गिवन हो, इनिशियल और फाइनल, तो हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इंपल्स के मोमेंटम को वो, इंपल्स के क्वेश्चन को वो चेंज इन मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर देता है। तो इंपल्स पता करने के लिए दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, एक तो direct definition of impulse, and second this is impulse momentum theorem which represents that impulse is equals to change in momentum. Okay, so ये तीन simple concepts हमने discuss किए, discussion continue रहेगा. So moving to the next topic, some very important and interesting applications related to laws of motion. अब हम block के movement को discuss करेंगे, and everything depends on जो भी है second law of motion के ऊपर depend करेगी. Okay, so next topic की तरफ move करते हैं. यहाँ से हमें पता चलेगा ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन है कि क्या इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? सो हम अब पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन, और इस एप्लीकेशन में सबसे पहला जो पॉइंट है हम पढ़ेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ है मोशन ऑफ ब्लॉक, मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ सरफेस, मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ सरफेस। ठीक है, एक ब्लॉक, बस ये समझो इनिशियल लेवल से हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे। तो मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन स्मूथ सरफेस, तो एक ब्लॉक है हमारे पास, ध्यान से यहाँ समझना है। सपोज इस तरह से ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है दिस इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस यानी यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। रियलिटी में फ्रिक्शन को जीरो करना
पॉसिबल नहीं है, पर हम यहाँ मान के चलें कि फ्रिक्शन लगभग जीरो है या फ्रिक्शन जीरो है, हम कंसीडर तो कर सकते हैं, है ना। और सीखने के लिए हमें इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ऐसी जगह हमें मिल जाए जहाँ फ्रिक्शन नहीं हो तो इमेजिन करो, ठीक है ना, मज़ा तो आए बहुत, लेकिन फंस जाएंगे, ठीक है ना, ईजी नहीं होगा वहाँ सर्वाइव करना। तो फ्रिक्शन जो है वो नुकसानदेह भी है लेकिन ज़रूरी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट तो है फ्रिक्शन, है ना। उसके बिना चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी, थोड़ी देर का मजा है, उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी सर। तो देखो ये ब्लॉक है और मास जो है ब्लॉक का वो कितना है m, क्लियर। स्मूथ सरफेस पे है, इसे मूव कराने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स कितना था m। अब क्वेश्चन ये कि क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है ये ब्लॉक उसी डायरेक्शन में चलेगा, इधर फोर्स लगाया ये इधर चलना लग जाएगा, ठीक है ना, जाएगा ही तो इधर खींच रहे तो उधर ही जाएगा ना, इधर थोड़ी ना जाएगा, तो इधर फोर्स लगाया तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, सपोज द एक्सेलरेशन इज a, अगर फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन भी होगा और एक्सेलरेशन यहाँ इसका है a, ठीक है। शुरू में रुका हुआ था बेचारा, इधर फोर्स लगा दिया इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना है a है। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अगर हम देखें यहाँ उसका डेरिवेटिव था F = ma, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ, एक्सेलरेशन होगा F/m। आया समझ में, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा F/m, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज F/m। बहुत सिंपल हो गया। तो ये इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, काफी सिंपल हो गया। अगर सपोज ये 10 kg होता और जो फोर्स है वो 20 न्यूटन होता तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता, 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालने का इजी तरीका, ठीक है। सेकंड केस देखना, सेकंड केस में हम इस ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक सिचुएशन होती है जहां हम ऑब्जेक्ट को खींचते हैं और एक सिचुएशन होती है जहां हम ऑब्जेक्ट को खींचते हैं यानी पुल करते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट पे हम पुश करते हैं, ठीक है ना। तो पुश करना और पुल करना दोनों अलग अलग केसेस हैं। अभी हम फ्रिक्शन को अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, आगे आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद फ्रिक्शन भी हम डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक तब तुम्हें एक्सप्लेन करेगा कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो तो फिर किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना ज़्यादा बेटर होता है या पुश करना ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट का बेस यही बनेगा क्योंकि अभी हम ये देखने जा रहे हैं कि अभी तो हमने ब्लॉक को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल खींचा था, पुश और पुल करने में जनरली क्या डिफरेंस होता है, क्लियर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं, चलो सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और अगर हम ऑब्जेक्ट को पुल करें तो इस केस में देखना यहाँ दिस इज द ब्लॉक एंड द मास ऑफ दैट ब्लॉक इज m। मास कितना है उसका, m मास, ठीक है। जनरली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं स्ट्रिंग से, हम लोग जनरली खींच रहे हैं तो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो हॉरिजॉन्टल से किसी न किसी एंगल पे होता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें, पुल करेंगे, ठीक है, उसे खींचेंगे तो खींचते टाइम जनरली फोर्स क्या होता है, अपवर्ड, क्लियर। ये तभी है जब हम एक जनरल आइडिया ले रहे हैं, ठीक है ना, ये समझना। तो फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर। और इस केस में अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो पुल करने वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और ये एक और कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ कि अगर जो फोर्स है वो किसी एंगल पे लग रहा हो तो फिर क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो यहाँ जो एंगल है वो कितना है, थीटा। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये F है और जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो इस फोर्स के मैं कितने कंपोनेंट कर सकता हूँ, 2। देखो ध्यान से, यहाँ 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट थीटा के पास वाला, सर हमको पता है ये कॉस होता है, थीटा के पास वाला कॉन्सेप्ट का कंपोनेंट क्या होता है हमेशा, कॉस। यहाँ तो क्या तो कई बार पढ़िए, ठीक है, ये कॉस हो जाएगा। और ये थीटा से दूर वाला कंपोनेंट ये कितना होगा, ये होगा F sin थीटा, ये भी पता है, ठीक है। एक हो गया F cos थीटा, दूसरा हो गया F sin थीटा। ब्लॉक अभी भी हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, क्लियर। सो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा तो एक्सेलरेशन सपोज कितना है, a। ये वही सिचुएशन है, अगर हम जनरल देखें तो बचपन में सबके पास एक गाड़ी तो होती है, ठीक है ना, एक खिलौना तो होता है सबके पास, छोटी कार, और उस कार को हम धागे से बांध के, रस्सी से बांधकर कंटिन्यू खींचते थे ना, पूरे घर में घुमा के लेके जाते थे, ठीक है ना। तो वो जो कार पीछे पीछे चलती थी, हम आगे आगे चलते थे और वो एक रस्सी से या स्ट्रिंग से कनेक्टेड होती थी। इस केस में जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वो कहाँ लग रहा है, एक एंगल के ऊपर लग रहा है, क्लियर। सो बस उसी से रिलेट कर सकते हो इस कंडीशन को। हम पुल कर रहे हैं, एंगल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल जो कंडीशन है वो अलग अलग है, हमें दोनों को अलग अलग ही ट्रीट करना है। देखो इस पहले यार सिंपल वाले कॉन्सेप्ट में मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को ही डिस्कस किया, यह वर्टिकल मोशन नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में ही मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वर्टिकली मूवमेंट नहीं है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है वो बैलेंस होने चाहिए। तो देखो अगर मैं वर्टिकल शो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा यहाँ mg, और वर्टिकली अपवर्ड कितना फोर्स है r। You are getting it? This force is r, this force is mg,
और मैं वर्टिकल डायरेक्शन के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू mg। अरे सर ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक्चुअल रिएक्शन बिल्कुल सही है, अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है इट मींस उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। फोर्स कैसे होंगे, बैलेंस्ड होंगे, तो r इज इक्वल टू mg। ये था हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए, दिस इज फॉर वर्टिकल कंडीशन। तो यहाँ दोनों केस होंगे, नीचे बताओ कितना होगा, नीचे होगा mg और ऊपर होगा रिएक्शन r। ओके, सो ये f sin थीटा बोल रहा है कि मैं आ चुका हूं किसकी हेल्प करने, रिएक्शन की हेल्प करने। दिख रहा है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अब पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए। हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है F cos थीटा। इस क्वेश्चन में ब्लॉक के मूवमेंट के लिए पूरा जो F फोर्स है ये रिस्पांसिबल था, बट इस कंडीशन में इस ब्लॉक के फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए F cos थीटा रिस्पांसिबल है। क्लियर? सो यहां मैं कह सकता हूं कि जो F cos थीटा है, F cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ma। अब कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल अलग है, वर्टिकल अलग है। और हाँ, कंपोनेंट कर देने के बाद तो हम मेन जो फोर्स है या मेन जो वेक्टर है उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना। अब बात होगी उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से और उसके वर्टिकल कंपोनेंट से। सो हॉरिजॉन्टल में F cos थीटा कितना हो गया, ma। एक्सीलरेशन कितना आया, F cos थीटा बाय m। सर बहुत देर पहले ही निकाल के बैठे था मैं तो, ठीक है ना, मुझे पता है कि ये आंसर आने वाला है। पता है या नहीं, बिल्कुल इजी है। यहाँ देखिए तो आंसर था f by m, यहाँ देखिए तो आंसर कितना था, f cos थीटा by m। रिलेट करिए चीजें, ठीक है ना, काफी सिंपल है। तो ये किसके लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए हुआ। दोनों केस को साथ में पढ़ रहे हैं तो सिमिलरिटीज भी देखना और डिफरेंसेस भी देखना। यहाँ f upon m था, लेकिन यहाँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल इंपैक्ट में कौन आया, f cos थीटा by m। लेकिन यहाँ वर्टिकल डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन को डिस्कस करें या वर्टिकल कंडीशन को डिस्कस करें तो देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट ही नहीं है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक का कोई मूवमेंट नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में वो सब बैलेंस्ड होंगे। तो करो वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी कंडीशन से फोर्सेस को बैलेंस करो। बताओ यहाँ कितना फोर्स है, ऊपर की तरफ r प्लस f sin थीटा, ये दोनों ऊपर है, और नीचे कितना है, ऑब्वियस mg तो हमेशा नीचे होता है, तो r कितना हो गया। मैं पूछूंगा बताओ इस कंडीशन में रिएक्शन कितना होगा, रिएक्शन होगा mg minus f sin theta। You are getting it? So when we pull an object, reaction decreases in that concept। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को पुल किया तो जो रिएक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो गया, वो घट गया, कितना हो गया, mg minus f sin theta। चलो एक बार तीसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। यहाँ थर्ड केस में हम ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ हमने पुल किया था और अब हम ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे। पुश करने में क्या डिफरेंस होता है, डायग्राम से देखो अच्छे से समझिए। सो दिस इज द ब्लॉक एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज m। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हुए तो जनरली जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ एक एंगल बनाते हुए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको पुश करेंगे तो जो फोर्स है, देखो ध्यान से समझो, इस डायरेक्शन पे होगा, हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल पे, और ये फोर्स कितना है, ये फोर्स है F। क्लियर? तो हमने F फोर्स लगाया और F फोर्स कहाँ लगाया, डायरेक्शन, और इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ थी, नीचे। इस फोर्स के अगेन हम, मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल से ये कितने एंगल पे था, हमने कंसीडर किया थीटा एंगल पे था। अगेन इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट। यू आर गेटिंग इट? थीटा के पास वाला कंपोनेंट अगेन कितना हो जाएगा, F cos थीटा। थीटा से दूर वाला कंपोनेंट अगेन कितना हो जाएगा, f sin थीटा। सो नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज f cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज f sin थीटा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ इस केस में अगर हम वही वापस से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलग अलग डिस्कस करेंगे। अगर हम हॉरिजॉन्टली डिस्कस करते हैं इसके मूवमेंट को, चूंकि ब्लॉक तो मूव करेगा ही, और मान लो इसका एक्सेलरेशन कितना है a, इसका एक्सेलरेशन कितना है a। क्लियर? तो यहाँ होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल के अगेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना है, f cos थीटा, और f cos थीटा जो भी नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ma from second law of motion। and now we can say acceleration of the block is f cos theta upon m। क्लियर? बोलो एक्सेलरेशन सेम आया है नहीं? यहाँ भी वही है f cos theta by m, यहाँ भी वही है f cos theta by m। क्लियर? नाउ वर्टिकल डायरेक्शन अगर हम डिस्कस करें तो वर्टिकली देयर इज नो मूवमेंट इन ब्लॉक, सो ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस होने चाहिए। तो अगर हम देखें वर्टिकल डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगेगा, सबको पता है कि वर्टिकल डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगता है, mg। वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स कौन सा लगेगा, अपवर्ड फोर्स कौन सा होता है रिएक्शन में, f sin थीटा को यहाँ लिखते हैं, v ज्यादा वही बोलेंगे, कंसंट्रेशन से ध्यान से देखेंगे। क्लियर? सो ये r ऊपर है, mg नीचे है।
इस बार ये जो F sin थीटा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये जो है ये तो हॉरिजॉन्टल में काम आ गया, ये वर्टिकल में काम में आएगा, ये नीचे की तरफ है। यानी लास्ट केस में ये F sin थीटा R को हेल्प करा था, लेकिन इस बार ये F sin थीटा किसको हेल्प करेगा, mg को हेल्प करेगा। तो वर्टिकल अगर मैं बात करूं यहाँ वर्टिकल इक्वेशन बनाऊं तो R जो है ये अपवर्ड है और बताओ डाउनवर्ड कौन है, एक तो mg प्लस F sin थीटा। तो हमने पुल को भी डिस्कस किया और पुश को भी डिस्कस किया, सिंपल कंडीशन भी डिस्कस की, और हम ये देख रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो रिएक्शन डिक्रीज होता है और जब हम ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो रिएक्शन फोर्स इंक्रीज होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस, एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट हो, बिल्कुल क्लियर हो गया ये, एकदम स्क्रीनशॉट लेना, ढंग से इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है ना। ये अभी सिंपल केस है, अभी हम 2-3 ब्लॉक एक साथ डिस्कस करेंगे, फिर कनेक्टेड बॉडीज को डिस्कस करेंगे, तो कंटिन्यू ये एप्लीकेशंस चलती रहेगी, ठीक है। हमारे न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे बिल्डअप होते चले जाएंगे, बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से बिल्डअप होंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर हम फ्रिक्शन को प्रेजेंस माने कि फ्रिक्शन है, और उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि ऑब्जेक्ट को पुश करना ज़्यादा बेटर है या ऑब्जेक्ट को पुल करना ज़्यादा बेटर है। अब देखो फ्रिक्शन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया होगा, कहीं तो डिस्कस किया होगा 11th में, ठीक है। अगर नहीं भी किया है तो 2-3 लेक्चर के बाद फ्रिक्शन वाला लेक्चर भी आएगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा। पर एक चीज़ मैं भी बता देता हूँ, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रिएक्शन फोर्स के हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, यानी रिएक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। अब चूंकि जब हमने पुश किया तो रिएक्शन बढ़ गई और जब हमने पुल किया तो रिएक्शन घट गई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को पुल करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू पुश करने के। क्लियर? तो पुश करने से पुल करना ज्यादा इजी होता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं तो रिएक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाता है और जब हम पुश करते हैं तो रिएक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और यहाँ फ्रिक्शन घट जाएगा। लेकिन अभी के केस में जब आज हमने जो भी डिस्कस किया है, यहाँ हमने फ्रिक्शन को प्रेजेंस नहीं माना है, आगे हम फ्रिक्शन के प्रेजेंस भी डिस्कस करेंगे। तो हम इनिशियल लेवल पे है अभी, तो दैट्स इट अबाउट द मूवमेंट ऑफ ब्लॉक। लेकिन एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है कि अगर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, अगर सब हॉरिजॉन्टली ही मूव करा रहे हो ऑब्जेक्ट को, क्लियर? अगर हम सब हॉरिजॉन्टली ही मूव कराएंगे तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए हर जगह यही कंडीशन एप्लीकेबल होगी, फिर पुल करना और पुश करना सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों केस में हम फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी दोनों केसेस हमने पढ़े हैं ये एक जनरल कंडीशन के लिए पढ़े हैं, और जनरली ऐसा होता है कि हम जब पुल करते हैं तो एक एंगल पर फोर्स अप्लाई होगा, और जब हम पुश करते हैं तो वही एंगल थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। So that's it for today's video lecture. Carry on with your studies. रिवाइज करना है अच्छे से, सिचुएशन कंडीशंस को याद करना है, और याद करने के बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Okay, so see you in next class. Don't forget to like, share and subscribe. Share this video as much as you can with your friends. Okay, so thank you.